कंस्ट्रक्शन, ये उसी से मिलता जुलता है। इसमें भी अप्रोचेस का बात है। अप्रोचेस देखिए, हम लोगों ने एक बार पढ़ा था अप्रोचेस में, साइंटिफिक वाला अप्रोच करके, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, पहली बार जो पढ़े थे उसमें ये था। दूसरी बार हमने जब किया था, करिकुलम डेवलपमेंट का बात हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था इसके बारे में, बिहेवियरिस्टिक वाला अप्रोच था, और आपका एक सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच था, ऐसे करके कुछ अप्रोच थे। आज ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अप्रोचेस का एक दूसरा तरह से डिवीजन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मेजर कैटेगरीज ऑफ करिकुलम अप्रोच, जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का है उसको हम लोग डिवाइड किए हैं 4 कैटेगरी में। एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ब्रॉड फील्ड अप्रोच, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच देखिए फिर मिलता जुलता है आपका टेक्निकल अप्रोच के साथ, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के साथ, है ना, और ये उससे मिलता जुलता है। ब्रॉड फील्ड अप्रोच जो है ये सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में ही उसका एक दूसरे तरह से देखने का तरीका है, जो मैं बताऊंगा। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, जैसा कि नाम से ही है, ये हमारी सोसाइटी को साथ में लेकर चलने का तरीका है। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो उसके आधार पे ही हमारा करिकुलम भी होना चाहिए। और देन लर्नर सेंटर अप्रोच, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से मिलता जुलता अप्रोच है। तो ये हमारा 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ करिकुलम अप्रोच होगा कंस्ट्रक्शन का। आपका सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, ब्रॉड फील्ड अप्रोच, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर अप्रोच टू द करिकुलम डिजाइन इंडिकेट्स कि अगर हम लोग किस तरह का करिकुलम डिजाइन करेंगे, किस तरह से करिकुलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हम या कौन सा अप्रोच की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि द बेसिस डिसीजंस अबाउट दिस टाइप इस तरह का एक्सपीरियंस हम लोग स्टूडेंट्स को, वो खुद से एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट करेंगे या टीचर उनको सब कुछ अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप उनको देना चाहते हैं। ये जिस तरह का, अगर ये क्लिक सिस्टम आपका है कि टीचर सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो अप्रोच होगा वो आपका सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होगा। अगर हमारा ये अप्रोच होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस को खुद से गेन करें, तो हमारा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगा। उसी तरह से इसके ऊपर भी आधार इसका है कि द रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एंड अदर एजेंसीज इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। इसके ऊपर भी हमारा अप्रोच डिपेंड करेगा करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, कि उसमें टीचर्स का रोल क्या है, स्टूडेंट्स का रोल क्या है, और अदर एजेंसीज का रोल क्या है करिकुलम प्लानिंग में। टीचर्स का रोल ज्यादा है तो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होगा, स्टूडेंट का रोल ज्यादा है तो लर्नर सेंटर अप्रोच होगा। तो इस तरह से एजेंसीज का रोल ज्यादा है तो आप सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच में जा सकते हैं। द चॉइस ऑफ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम लोग अपने करिकुलम में रखेंगे, उसके आधार पे भी हमारा अप्रोच डिपेंड करता है। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या क्या चीज है ये आपका हमारे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग जब फ्रेम कर रहे हैं तो उस समय किन किन बातों का पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अप्रोच डिपेंड करेगा। द यूज ऑफ सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट हम लोग क्या रखने वाले हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे जब, तो उसके आधार पे भी हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अप्रोच डिपेंड करेगा। अब देखिए पहला वाला जो है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। द सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। In this approach, the subject matter becomes the basis around which learning experiences are organized, and the mastery of subject matter becomes the basis of attainment of educational activity. तो सब्जेक्ट के ऑल अराउंड ही हमारा करिकुलम घूमता है। सब्जेक्ट में हम बच्चों को मास्टरी हासिल करवाना चाहते हैं, सब्जेक्ट में सारे जो भी कंटेंट है उसको स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसी के आधार पे डिसाइड होता है।
In subject-centered curriculum, the chief responsibility of the curriculum planners is to determine the subjects to be offered by the school and the body of knowledge to be covered within each subject. इसमें हमारा फोकस ये होता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या कंटेंट होगा, क्या एक्सपीरियंसेस होंगे. For example, the subjects of the program of studies may be divided into areas like English, Hindi, Science, Social Studies, Mathematics. जैसा कि हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम लोग सब्जेक्ट ये इस तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज इस तरह से डिजाइन करके हम लोगों ने रखा हुआ है. Another concerns of curriculum planners engaged in this activity is to devise ways of evaluating a student's mastery. और इसमें ये भी कंसर्न होता है कि ठीक है, हम लोग करिकुलम सब्जेक्ट तो डिसाइड कर लेंगे, सब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट होगा वो डिसाइड कर लेंगे हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि हमारा जो स्टूडेंट्स जब पढ़ाई कर लेंगे तो उनका ये चेक करने के लिए कि उन्होंने कितना अचीव किया है, वो उसके लिए हमारा क्या मेथड होगा, इवैल्यूएशन मेथड क्या होगा वो डिसाइड करना. तो ये हमारा सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होगा. इसके ऊपर भी करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. ब्रॉडफील्ड अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मिलता जुलता सब्जेक्ट जो है उसको साथ में करने की कोशिश करते हैं, है ना. जैसे कि अगर हम लोग ये देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ये सबको एक साथ हम लोग मिला के साइंस बना सकते हैं. This approach seeks to bring together into a broad organization of the subject matters the knowledge and understandings pertinent to a whole area of study. Under Broadfield approach, efforts are made to integrate the subject matter of closely related discipline. For example, a course developed in biology represents an effort to bring together into one instructional unit the knowledge, concepts and principles from the disciplines of zoology, botany, physiology, anatomy, bacteriology and similar closely related fields of study. तो बायोलॉजी के अंदर ये सारे फील्ड आ सकते हैं, ठीक है. जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब को सिमिलर को एक साथ रखने की कोशिश होगी और एक ब्रॉड एरिया बनाने की कोशिश होगी, ब्रॉड सब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश होगी, जिससे कि हमारे डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं एक साथ हो सके. The Broadfield approach in the strict sense of the term is a subject approach, but one in which the basis of selecting and organizing subject matter is different from that in traditional approach. ये भी सब्जेक्ट अप्रोच की तरफ ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट को एक साथ करने की कोशिश करते हैं. Attempts are made here to correlate and integrate various areas of knowledge. Different areas of knowledge वाले जो सब्जेक्ट है उनको साथ में करने की कोशिश की जाती है. सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, जैसा कि नाम से ही है, the advocates of this approach believe that the learning experiences should be organized in terms of the major activities of the human being as he lives in his culture. मतलब जो भी आप करिकुलम डिसाइड करेंगे, वो करिकुलम जो होगा वो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होंगे उनकी सोसाइटी, उनके डेली लाइफ, उनके बिलीफ सिस्टम, ये सब चीज के पे आधारित होगा. वो क्या आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाने की कोशिश होगी. दिस इनकलकेट्स इन द पीपल एन अवेयरनेस ऑफ द करेंट सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड एनेबल्स हिम टू इफेक्टिवली रिजॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स. तो सोशल प्रॉब्लम्स जो होंगे वो बेसिस होंगे करिकुलम के डिसाइड करने में. थ्रू सोशल प्रॉब्लम अप्रोच कोर्सेज में बी डेवलप्ड इन एरिया सच एज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इसमें इस तरह के आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, रेसिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कि हमारे जो सोसाइटी है उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. In this approach to curriculum planning development, learning objectives are framed after the social problem or issue has been analyzed. The subject matter is drawn from any source pertinent to the problem. तो कोई भी आपका सोशल प्रॉब्लम होगा वो बेसिस प्रोवाइड करेगा किसी सब्जेक्ट या किसी एरिया ऑफ स्टडी को डिसाइड करने के लिए. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, लर्निंग इज व्हाट वी बिल्ड इनटू बिहेवियर फ्रॉम एक्सपीरियंस. वी लर्न बेस्ट फ्रॉम दोज सिचुएशंस दैट हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम, सेटिस्फाई आवर डिजायर, फुलफिल आवर इंटरेस्ट और मीट
our needs. This approach to curriculum development seeks to present through school experiences the methods which an effective citizens use in solving problems. तो इस तरह के चीजों को करिकुलम में रखने की कोशिश होगी जिसमें कि स्टूडेंट्स को एक इफेक्टिव सिटीजन बनाया जा सके, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, उनके इंटरेस्ट एरिया, उनके 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 वोकेशंस, उनको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए तैयार किया जा सके। इस तरह की बातें, मतलब स्टूडेंट्स के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए हमारा करिकुलम हो जिसमें स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। द करिकुलम प्लान विल thus focus on the emerging needs of the students in their present lives. This approach prepares the students to face the present rather than the future. A student confronted with problem utilizes his intelligence and experiences based. उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें डेवलप कराया जाए जिससे कि अपने लाइफ में भी जब प्रॉब्लम कोई फेस करे तो उसको वो सॉल्व कर सके। तो इस तरह के द करिकुलम वुड कंसिस्ट ऑफ टॉपिक्स सच एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, मतलब स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के ऊपर, स्टूडेंट्स क्या उनका फिजियोलॉजी, उनके डेवलपमेंट में उनके शारीरिक विकास, ये सब चीज के बारे में ज्यादा ध्यान रखने का कोशिश किया जाता है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज, इन अदर वर्ड्स द इश्यूज शुड रिलेट टू द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के डेवलपमेंटल स्टेज से जुड़ा हुआ हमारा करिकुलम होना चाहिए। तो इसके साथ साथ जब हम लोग, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लें। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अप्रोच क्या क्या इसमें हम लोगों ने देखा, कोई बताइए, समराइज करिए। समराइज करिए इसको। अभी करिकुलम कंस्ट्रक्शन का कुछ अप्रोचेस के बारे में मैंने बात किया, 4 अप्रोच के बारे में। क्या क्या था वो सर? लर्नर सेंट्रिक था सर, और टीचर सेंट्रिक था सर, और सब्जेक्ट सेंट्रिक था, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच था, और एक ब्रॉड फील्ड अप्रोच सर। ब्रॉड फील्ड, हाँ वही ब्रॉड फील्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, सोशल अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब हम लोग इसको कोई भी अप्रोच को फॉलो करने से पहले हम लोग क्या चीज को ध्यान में रखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। इसमें मत दे दिए हैं नहीं पर देखे आपने। तो इश्यूज रिलेटेड टू करिकुलम अप्रोच, हमारा जो करिकुलम अप्रोच होगा वो डिसाइड करने के लिए हम लोग का मेनली 2 इश्यूज हम लोग जनरली देखते हैं, करिकुलम अप्रोच एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड, कि हमारा जो करिकुलम अप्रोच होगा वो किस तरह का होगा। और अगर करिकुलम प्लानर्स डील विद नॉलेज एंड कंटेंट फर्स्ट एंड देन विद द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, पहले कंटेंट के बारे में उन्हें सोचते हैं और फिर वो सोचते हैं कि इसके पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो इसमें 2 मेन डिवीजन आता है। एक ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच है जो कि फेवर करते हैं लेक्चर मेथड के लिए, है ना, जैसा कि जो कि सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में आपको दिखेगा लेक्चर मेथड। द प्रोग्रेसिव्स who are the advocates of social problems or emerging needs approach are proponents of methods like, तो जो हमारा जो लर्नर सेंटर अप्रोच था या सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड अप्रोच था उसमें लोग किस तरह का मेथड का बात करते हैं, तो डिस्कशन वाला ग्रुप डिस्कशन मेथड, तो या आपका पीयर ग्रुप डिस्कशन मेथड, ये सारा चीज वो प्रमोट करते हैं। However, instead of adopting one stand rigidity, educators should choose an eclectic approach। लेकिन हमारा करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए कि इनके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए, कि जहां पे लेक्चर मेथड का जरूरत हो वहां लेक्चर मेथड यूज किया जाए, और जब जरूरत पड़े कि डिस्कशन किया जाए, डिस्कशन करके चीजों को अच्छा से समझाया जाए, क्लियर किया जाए, तो वहां पे हम लोग डिस्कशन मेथड का यूज करेंगे।
दूसरा इशूज है करिकुलम अप्रोच एंड वेरियस इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी हो सकता है ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का, इसमें आप अगर पढ़ते हैं तो इसमें बात का क्या गया है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो दो टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है कि स्पेसिफिक डिमार्केशन कर दिया जाए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, ऐसे करके कर दिया जाए। और एक हो सकता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें कि सब्जेक्ट्स को मिला के ओवरऑल जनरल अप्रोच में चीजों को पढ़ाया जाए और उसी के अंदर कोई भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसमें इंग्लिश भी सिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको सोशल साइंस से भी रिलेट किया जा रहा है, उसको मैथ से भी रिलेट किया जा रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है और एक हो सकता है सेपरेट डिसिप्लिन अप्रोच, सेपरेट डिसिप्लिन करके भी पढ़ाने का अप्रोच हो सकता है। तो हमारा जो भी करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अप्रोच होगा उसमें मैंने पहला इशू बताया कि मेथड, कौन से मेथड से पढ़ाया जाएगा, लेक्चर मेथड होगा या आपका प्रोग्रेसिव मेथड सब, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, पीयर डिस्कशन, ये सब आता है। और दूसरा है कि सब्जेक्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाए। तो एक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट करके, या दूसरा हो सकता है कि सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनली हमारा लेक्चर मेथड चलता है ज्यादा से ज्यादा, और फिर अगर मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाए तो वहां पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं, कहीं कहीं करने की कोशिश हो रही है। एमएड में भी अगर आप नया सिलेबस में देखेंगे तो हमारे पेपर सब इस तरह से बने हुए हैं कि एक पेपर में अगर पढ़ाते हैं तो दूसरे पेपर से भी कोरिलेट होता है। तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये चीज तो वहां भी पढ़े थे, उस पेपर में भी था। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में ऐसा रहेगा ही। अब ये जो मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। जब कंस्ट्रक्शन के अप्रोच के बारे में हमने डिस्कस कर लिया तो हमारा जो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो होगा वो आपका, जो हमने पहले क्लास में ही बताया था इस यूनिट का, कि एक टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल सब हो सकता है, जिसमें कि हम लोग ने टाइलर मॉडल और टाबा मॉडल का बारे में बात किया था, है ना। वो दोनों को हम लोगों ने देखा था। इसके साथ साथ और भी कुछ मॉडल्स हैं, उसको मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता रहा हूँ ये कि आपका टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल हो सकता है। और मैंने बताया था कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स का मतलब क्या है। ये थोड़ा सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच की तरह काम करता है। ये आपका बोला जाए ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड होता है। और हमने टाइलर और टाबा में भी डिस्कस करने की कोशिश किया था कि टाइलर मॉडल में क्या खासियत है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को ज्यादा प्रमोट करता है, टाबा मॉडल ग्रास रूट मॉडल है, ये आपका बॉटम अप अप्रोच को बढ़ावा देता है। तो ये टाइलर टाबा में आपने देखा था, लेकिन है दोनों साइंटिफिक टेक्निकल मॉडल, उसके साथ साथ कुछ और मॉडल सब भी है। उसी तरह से नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल में ओपन क्लासरूम मॉडल है, विंस्टन एंड फ्रैंटिनिस मॉडल है, रॉजर्स मॉडल्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस है। ये सिर्फ नाम से लिए आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये वैसे मॉडल हैं जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स बिलीफ सिस्टम, स्टूडेंट्स वेलफेयर, ये सब के बारे में सोचता हुआ मॉडल सब है। और ये आपका नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल्स हैं। अब देखिए, अगर एक करिकुलम का निर्माण आपको करना है तो करिकुलम निर्माण करने के लिए हमारा जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हमने पहले दिन से ही देखा है कि करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है आपका असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स से। पहले नीड्स क्या है उसको देख लिया जाए, देन ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किया जाए करिकुलम का, एंड देन कंटेंट को उस ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर कंटेंट डिसाइड किया जाए। उस कंटेंट के हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिसाइड किया जाए, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस अगर होने के बाद हम लोग इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ये टॉपिक था, जिसमें ये था कि डिडक्शन ऑफ करिकुलम फ्रॉम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये इसी तरह से रन करता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, कंटेंट के बाद लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बाद इवैल्यूएशन के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। अब देखिए एजुकेशनल, हेलो, क्या पीछे बोल रहे हैं?
पीछे कर रहे हैं ये। तो ये डायरेक्शन ऑफ करिकुलम फ्रॉम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें देखते हैं कि आपका पहले असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड है, देन ऑब्जेक्टिव्स आप फॉर्मुलेट करेंगे, और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट होगा, देन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होगा, एंड देन इवैल्यूएशन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये जो आपका एजुकेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड है, जो वो हम लोग किस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है फेल्ट नीड। हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, लिटरेचर के आधार पे हम लोग सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो फेल्ट नीड है। लेकिन करंट सिचुएशन में जाके स्टूडेंट से डिस्कस करके, सोसाइटी से डिस्कस करते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, अपने पुराने एक्सपीरियंस, आपका रियलिटी को ध्यान में रखते हुए जब नीड्स के बारे में सोचते हैं तो वो ऑब्जर्व नीड्स होता है। ये दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो हम लोग एक्चुअल में रियल नीड्स देखते हैं, है ना। तो ये रियल नीड्स जब डिसाइड हो जाता है तभी जाके हम लोग एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव सबको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हमारे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव सब तब हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फेल्ड नीड, ऑब्जर्व नीड्स, ये सबको ध्यान में रखते हुए हमारा रियल नीड सब डिसाइड होगा। सर फेल्ड नीड क्या है सर? नहीं समझे इसे कुछ सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। फेल्ड नीड देखिए, हमारा पुराना एक्सपीरियंसेस के आधार पे लिटरेचर जो कहता है, जैसे कुछ नीड्स जो है वो हम लोग अपने से ही बता सकते हैं कि ये नीड्स है। ये स्टूडेंट्स को, जैसे एमएड का कोर्स करना है तो एमएड का कोर्स में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को रिसर्च जानना है, आपका फिलॉसफी जानना है, टीचर एजुकेशन जानना है, ये सब फेल्ड नीड है। अगर एमएड करना है कोर्स तो ये सब चीज होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपने स्टूडेंट्स का जब एंट्री बिहेवियर देखेंगे, वहां लगता है कि उनको बीएड का भी कुछ पुराना चीज को रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। और ये ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन का स्किल्स का जरूरत है, वो भी उनका थोड़ा सा वीक है, हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व नीड्स है, ये दिखेगा कि ये सब चीज भी जरूरी है। तब जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हम लोग जो फेल्ड नीड है, ये तो भाई जग जाहिर है कि ये इसी सब्जेक्ट्स होना चाहिए एमएड में, उसको तो रखेंगे ही। उसके साथ साथ जो और आवश्यक चीज है, जैसे रिमेडियल क्लासेस हो गया, या हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्लास हो गया, या कंप्यूटर के ऊपर कुछ क्लासेस हो गया, तो ये सब ऑब्जर्व कंडीशन को देखते हुए हम लोग रियल नीड्स को डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमारे रियलिटी में हमको ये सिर्फ फेल्ड नीड ही नहीं है कि आपने जो सोच के रखा है, पुराना एक्सपीरियंसेस, लिटरेचर, ये सब जो कहता है वही सी चीज नहीं है। कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो स्टूडेंट्स का देखने के बाद या आपको उनको ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है, तो वो सब चीज को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ नीड्स को डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों मिला के हमारा रियल नीड होगा, और ये दोनों के बारे में सोचते हुए हम लोग तब जाके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे अपने करिकुलम का। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन में है, फॉर्मुलेटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिख रहा है सर। तो इसमें देखिए, इसमें पहला वाला दिखाई दे रहा है। ठीक। तो इसमें देखिए जो पहला वाला है, वो पहला वाला बात कहता है मैचिंग का। तो ये मैं बता देता हूँ, मैचिंग का मतलब है कि जो हमारा एजुकेशनल गोल्स है, जो ब्रॉड हमारा एम्स है, उससे मिलता जुलता हमारा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, है ना। या हम बोले कि जो नीड्स हमने सोच के रखा है उससे मिलता जुलता हमारा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। वर्थफुल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, जो है वर्थ होना चाहिए, उसमें वैल्यू होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसका लगता हो कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जरूरी है, वर्थ होना चाहिए उसका। वर्डिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है। वर्डिंग इतना अच्छा सही से होना चाहिए कि उसको लोग समझ सके। उसको अगर कोई समझेगा तभी तो जाके टीचर को समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तभी तो जाके वो क्लास में वो सारे चीज को करेगा और फिर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। एप्रोप्रिएटनेस भी देखना होगा कि हम क्लास एप्रोप्रिएट बनाए, सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट बनाए। ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग अपना
ऑब्जेक्टिव्स को तय करेंगे। लॉजिकल ग्रुपिंग जैसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव नॉलेज बेस रखा, फिर अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, तो इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स का। और रिवीजन, ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं है कि जिनको कि एक बार बना दिए तो फिर कभी रिवीजन का जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिवाइज इट आल्सो, बार उसको रिवाइज भी करना भी जरूरी है। तो आपका ऑब्जेक्टिव्स जब बनाएंगे हम, तो उसमें ये सारे चीज को ध्यान में रखना है, मैचिंग, वर्डिंग, एप्रोप्रिएटनेस, लॉजिकल ग्रुपिंग एंड रिवीजन। ये वाला मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कंटेंट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कंटेंट में क्या क्या चीज को ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे कंटेंट तैयार होता है, तो नॉलेज एक है जो कि जिसका कि कोई और छोड़ नहीं है, बहुत सारे चीज हैं जिसको पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसमें से चॉइस करके हम कुछ कंटेंट निकालते हैं जो कि हमको उस सब्जेक्ट में रखना है, उस पेपर में रखना है, उस सेमेस्टर में रखना है, तो वो नॉलेज से कंटेंट बना। और फिर उस कंटेंट से फिर नॉलेज जो कि बच्चे अचीव किए, बच्चे कितना अचीव कर रहे हैं, कंटेंट तो आपने बना लिया, लेकिन बच्चों अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट एंड पुटिंग इट टू वेरियस यूजेस, तो ये बच्चे उसको कितना ज्यादा यूज कर सक रहे हैं, कितना समझ सक रहे हैं, कितना उसको अपने अंदर रख सक रहे हैं, उसके आधार पर नॉलेज जो है ट्रांसफर होता है। एक नॉलेज है पूरा ब्रॉड है, बहुत सारा चीज उसके अंदर है, उससे आपने कंटेंट डिसाइड किया, और कंटेंट से फिर एक नॉलेज का नया डोमेन आया जिसको कि आपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, स्टूडेंट्स उसको पर्पसफुल वे में यूज कर सक रहे हैं। तो ये सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के अंदर जो पॉइंट सब जो है नीचे जो लिखा हुआ है, सेल्फ सफिशिएंसी, सिग्निफिकेंस, वैलिडिटी, फिजिबिलिटी, यूटिलिटी, लर्नेबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सारे चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि कंटेंट अगर हम लोग डिसाइड करेंगे तो उसमें ये सारे चीज होने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी, उनका सिग्निफिकेंस होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी है, लर्नेबिलिटी है, इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से भी होनी चाहिए। तो कंटेंट में हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, उससे आप देख सकते हैं इसको मिला के। उसी तरह से हम लोगों ने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का जब बात किया गया था, तो उसमें भी हमने बताया था, ये भी पिछले क्लास से मिल रहा है आपका, इसमें सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, इसके बाद कौन सा आएगा वो देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ए के बाद बी के बाद सी, इस तरह से सीक्वेंसिंग हो, ए के बाद आप जेड नहीं रख देंगे, फिर उसके बाद बी नहीं पढ़ाएंगे। तो सीक्वेंसिंग होना चाहिए कंटेंट में, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, गैप नहीं रहना चाहिए, बीच में कोई गैप ना हो। सीक्वेंसिंग एंड कॉन्टिन्यूटी मिलता जुलता है लेकिन उसके बाद भी अलग है, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेशन भी करना है, कैसे एक चीज दूसरे से रिलेटेड है ये भी बताने की जरूरत है ना, कि इंडिपेंडेंट वे में चीजों को पढ़ा देंगे ऐसी बात नहीं, इंटीग्रेशन करना भी जरूरत है। और लर्निंग एक्सपीरियंस का सिलेक्शन जो होगा वो आपका कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको देखने की जरूरत पड़ता है, वो पिछले पहले भी मैं बताया हूं, है ना। ये सारे जो क्वेश्चन है, विल द स्टूडेंट्स बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज गेन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये सारा चीज पिछले प्रेजेंटेशन में भी था। तो कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस, देखिए पहले मैंने बोला नीड असेसमेंट, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर कंटेंट डिसाइड करना, कंटेंट में हमको क्या क्या चीज देखने का जरूरत, आवाज रुक गया सर। हाँ अब आ रहा है। यस सर। हाँ, तो मैंने बताया कि आपका एम्स एंड नीड असेसमेंट करिए, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, फिर आप कंटेंट डिसाइड कीजिए, कंटेंट में क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है, वो सारा चीज मैंने, जैसे आपका फिजिबिलिटी, यूटिलिटी, इंटरेस्ट, ये सारे चीज
आपको ध्यान, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज को ध्यान में रखना है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो आप स्टूडेंट्स को देंगे उसको लिए आपको क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है, वो भी आप पिछले दिन के प्रेजेंटेशन में भी था कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहने चाहिए कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं वो बच्चों की थिंकिंग स्किल और रैशनल पावर को बढ़ाएगा कि नहीं। Will the students be able to apply the knowledge gained to practical situations? इसमें उसको यूज कर सकेंगे कि नहीं जो भी नॉलेज आप दे रहे हैं। Do the learning experience allow students to address their needs and interests? तो ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिसाइड करना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इवैल्यूएटिंग द करिकुलम। करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए आपका दो चीज है, इवैल्यूएटिंग द करिकुलम, एक एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन और एक इवैल्यूएटिंग द करिकुलम हो गया ओवरऑल करिकुलम का इवैल्यूएशन, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड करके रखा है अपने करिकुलम का, आपने कुछ एक्टिविटीज कराया है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिया है, उसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना है। तो ये जो इवैल्यूएशन होगा, ये स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन का बात पहले मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन किस तरह से होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, करिकुलम में जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा है उसके हिसाब से ही आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हो उस तरह के ही क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। सफिशिएंट डायग्नोस्टिक वैल्यू, उसके अंदर डायग्नोस्टिक वैल्यू है कि ये भी पहचान सके वो कि प्रॉब्लम कहाँ है, स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इसके साथ उसका निदान भी किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए इवैल्यूएशन, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वैलिडिटी होनी चाहिए, जो भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी, वैलिडिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सफिशिएंट डायग्नोस्टिक वैल्यू, ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है जब स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपका करिकुलम कंपोनेंट्स जो है करिकुलम आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो उसमें जो कंपोनेंट सब हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ना। ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट पे आधारित है, कंटेंट मेथड्स पे आधारित है, मेथड इवैल्यूएशन पे आधारित है। तो ये सब चीज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इवैल्यूएशन में अगर आपको दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम रह गया तो यू कैन गो एंड चेंज द ऑब्जेक्टिव, यू कैन गो एंड चेक द कंटेंट, यू कैन गो एंड चेक द मेथड्स। इसी तरह से हर एक के लिए कंटेंट में अगर आपको लगता है कि कुछ मिस कर रहा है तो आपको फिर कंटेंट ऑब्जेक्टिव से मिसमैच करता है तो कंटेंट में आपको बदलना होगा। मेथड्स को आपको देखना होगा कि कंटेंट अगर सही से डिलीवर नहीं हो रहा तो मेथड में क्या प्रॉब्लम रह गया। तो एक दूसरे से ये सब इंटर रिलेटेड है ना। तो ये हमने जो आज मेनली जो बात किया कि हमारा जो बुलेट जो था, आपका जो टॉपिक आज का था वो था आपका कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अप्रोचेस क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अप्रोचेस जो है वो यहाँ पे जो आज मैंने बताया 4 तरह का अप्रोच बताया आपको। सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच, ब्रॉड फील्ड अप्रोच, आपका सोशल प्रॉब्लम अप्रोच और एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये अप्रोचेस में आप जा सकते हैं। उसके बाद मॉडल डिसाइड करते समय आप टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल ले सकते हैं और आपका ये मॉडल नॉन टेक्निकल मॉडल सबको भी आप ले सकते हैं जो कि ह्यूमरिस्टिक मॉडल पे बेस है। और उसके बाद आप ये कैसे करिकुलम डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आप सोच सकते हैं। उसमें सबसे पहले नीड असेसमेंट करिए आप। नीड असेसमेंट के बाद आप जाके ऑब्जेक्टिव्स तैयार कीजिए और उसके बाद कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए, कंटेंट को ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचिए एंड देन यू गो फॉर इवैल्यूएशन। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था वो इससे मिलता जुलता था। इसको मैंने बताने की कोशिश की है।